चलिए अनदर न्यू सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सभी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं। एक बार सभी जुड़ जाएं, देन विल स्टार्ट द सेशन। जब तक मैं आईपैड कनेक्ट कर लेता हूं। ईफो का लेक्चर नहीं दिख रहा है, मैं अभी चेक कर लेता हूं सारी चीजें। एक सेकंड है ना। बेसिकली आज से जो सेशन स्टार्ट होने जा रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सारे सेशन होते हैं, बट इसको अंडरस्टैंड अगर आपने सही तरीके से कर लिया तो चाहे ए का पार्ट 1 हो, पार्ट 2 हो, हर जगह कैपिटल गेन डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा। तो कैपिटल गेन एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो थोड़ी सी लंबी सीरीज होगी, मतलब ये जो भी हम प्रीवियस लेक्चर्स को आप अगर कंसीडर करें तो हमने सबसे पहले डे पर कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन से पहले हमने एक बेसिस का कॉन्सेप्ट समझा। तो आज से जो सेशन स्टार्ट होने जा रहा है वो है बेसिकली कैपिटल एसेट्स का सेशन। तो ऐसे स्टूडेंट जो नए हैं उनके लिए बता दूं, ये मेन क्लासेस नहीं है, दिस इज द फंडामेंटल, जिससे कि आप यूएस टैक्सेशन को ज्यादा बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सके। और इन फंडामेंटल क्लासेस के कारण ही बहुत सारे बच्चे पास होते हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 में आप हमारा रिजल्ट देखेंगे, 96% 97% बच्चे इनरोल्ड एजेंट पास कर लेते हैं वेरी इजीली। और आप भी ओवर द थ्रू देख रहे हैं कि कितना डेप्थ में हम चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। तो सर आज का जो सेशन है वो है कैपिटल एसेट। तो सर कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन बताई गई है सेक्शन 1221 में। अब ये डेफिनेशन क्यों बताई गई है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यूएस टैक्सेशन में वैरायटी ऑफ टैक्सेस के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स, फेडरल टैक्स, उसके बाद ऑर्डिनरी इनकम के ऊपर अलग टैक्स है। तो इसी तरीके से कैपिटल गेन, आप क्योंकि सीरीज पढ़ रहे हैं कैपिटल गेन, तो कैपिटल गेन का रेट ऑफ टैक्सेशन अलग है। तो जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि कौन से ट्रांजेक्शन के ऊपर कैपिटल गेन लगेगा, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कैपिटल एसेट्स की। कैपिटल एसेट्स किसको बोलते हैं? तो एज पर दी फेडरल लॉ, मैं कई बार आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, मैं एक टर्मिनोलॉजी यूज करता हूं, आईआरसी, इंटरनल रेवेन्यू कोड। तो अब देखिए जनरल डेफिनेशन आपको देखने को मिल रही होगी स्क्रीन के ऊपर। फॉर द पर्पस ऑफ सबटाइटल द टर्म कैपिटल एसेट मींस, मतलब कैपिटल एसेट्स को डिफाइन किया गया है कि कैपिटल एसेट्स क्या है। प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द टैक्स पेयर, मतलब अगर एक जनरल डेफिनेशन देखें तो जनरल डेफिनेशन तो क्या बोलती है? प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द टैक्स पेयर वेदर और नॉट कनेक्टेड विद द ट्रेड और बिजनेस। मतलब चाहे वो आपके बिजनेस से कनेक्टेड हो या ना हो, वो एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर वो प्रॉपर्टी है तो उसको हम कैपिटल एसेट्स मान सकते हैं। जनरल डेफिनेशन है ये, पूरी इंटायर डेफिनेशन नहीं है। तो डेफिनेशन नहीं दिख रही है मिस्टर वासु को, बाकी सबको स्क्रीन दिख रही है नहीं दिख रही? एक बार जरा क्रॉस कंफर्म करना। बीच में एक स्टूडेंट ने लिखा है, आई गेस दिखना चाहिए। अगर सभी को नहीं दिखती, दिख रही है गुनीत तो लिख रही है, दिख रही है, सबको दिख रही है। तो वासु चेक योर कनेक्शन। चलिए, बीच में फिर ऐसे इंटरप्शन आ जाता है। विजिबल है सभी को? ओके। तो आप देख रहे होंगे कि सर यहां पर हमने एक सिंपल जनरल डेफिनेशन के बारे में बात करी। वॉट एवर काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, जो भी आपकी प्रॉपर्टी उसको कैपिटल एसेट्स मानते हैं, बट मैंने एक रेड अक्षर में हाईलाइट कर दिया है, बट डज नॉट इंक्लूड, मतलब सबको प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी है वो कैपिटल एसेट्स होगी, लेकिन कुछ स्पेसिफिक थिंग्स को हमने क्या किया है, कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन से बाहर कर दिया। और सबसे पहले लिखा स्टॉक इन ट्रेड। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप थोड़ा सा चैट बॉक्स में, क्योंकि सेशन को हम इंटरेक्टिव रखते हैं, मान के चलिए मैं रियल एस्टेट का बिजनेस करता हूं,
और मेरे पास कनॉट प्लेस में कोई प्रॉपर्टी है, मेरा काम ही प्रॉपर्टी को खरीद के बेचना है। तो उन्होंने क्या बोला कि वो प्रॉपर्टी तो है लेकिन वो आपके स्टॉक इन ट्रेड है। तो जब वो स्टॉक इन ट्रेड हो गई तो उसको हमने कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन से बाहर कर दिया। अब ये बात अगर मैं आपको सिंपलीफाई बोल के चले जाऊं कि सर जो भी हम स्टॉक इन ट्रेड में प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं वो कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में नहीं है, क्या आप में से कोई स्टूडेंट सोच सकता है कि उसका लॉजिक क्या होगा कि अगर हम स्टॉक इन ट्रेड में किसी प्रॉपर्टी को रेगुलरली खरीदते बेचते हैं तो उसको हम कैपिटल एसेट्स क्यों नहीं मान रहे? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड फॉर दिस? क्या रीजन हो सकता है, क्या लगता है आपको, क्या सोचकर लॉ मेकर ने? और अच्छी बात है इंडिया की टैक्स लॉ में भी यही प्रोविजन है कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी आप होल्ड करते हैं जिसमें आप बिजनेस करते हैं, जिसको आप स्टॉक इन ट्रेड के रूप में होल्ड करते हैं, अगर आप उसको बेचते हैं तो उसको कैपिटल एसेट्स नहीं माना जाता। व्हाट इज द लॉजिक, क्या होना चाहिए इसके? आप क्या सोचते हैं? मेंशन इन द चैट बॉक्स। कुछ स्टूडेंट लिख रहे हैं, दक्षिश लिख रहे हैं कि बिकॉज ट्रेडिंग ऑफ बिजनेस। अंकुर लिख रहे हैं वी विल रियलाइज इट्स बेनिफिट इन वेरी शॉर्ट टर्म। अभी भी एग्जैक्ट आंसर नहीं आ पा रहा है सर, क्योंकि अगर वो बिजनेस की प्रॉपर्टी है तो बिजनेस के ऊपर टैक्स अलग है, वो कैपिटल एसेट्स नहीं है। मतलब आप अगर बिल्डिंग खरीदते बेचते तो जो भी प्रॉफिट कमाते हैं, क्या उसके ऊपर कैपिटल गेन लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए ना, वो तो आपका मेन बिजनेस है, आपने कोई इन्वेस्टमेंट थोड़ी किया है। आप तो रोज ही बिल्डिंग खरीदते बेचते हैं, तो आपका डेली रूटीन का टास्क है, तो उसके अंदर ऑर्डिनरी इनकम का टैक्स लगेगा। क्या लगेगा? ऑर्डिनरी इनकम का टैक्स लगेगा। तो अगर किसी प्रॉपर्टी में हम डील करते हैं तो वो हमारा स्टॉक इन ट्रेड कहलाता है, तो स्टॉक इन ट्रेड के ऊपर कभी भी कैपिटल गेन नहीं लगता। तो थ्योरी में मेंशन किया है, अगर डेफिनेशन पढ़ने जाएं तो वो जो की लाइन को मैंने वैसे ही हाईलाइट कर दिया, स्टॉक इन ट्रेड ऑफ द टैक्स पेयर और अदर प्रॉपर्टी which would properly be included in the inventory of the taxpayer। तो अगर वो आपकी इन्वेंट्री है और ऑर्डिनरी कोर्स में आप उसको बेचते हैं, ऑर्डिनरी मतलब आपका बिजनेस ही वही है, तब उसको आप कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में नहीं मानेंगे। अब एक और बात, सर मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, मेरा जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मैं जहां अभी जैसे मैं अपने ऑफिस में ही बैठा हूं, तो मैं ऑफिस की इस बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेता हूं, तो भी इसको कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में नहीं माना जाए। बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, डेप्रिशिएबल प्रॉपर्टी यूज्ड इन ट्रेड और बिजनेस को भी हम क्या कंसीडर नहीं करेंगे सर? कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में नहीं। यहां पर इंडियन टैक्स लॉ से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो कई मेरे स्टूडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, तो उनके लिए बता दो, इंडिया में कैपिटल गेन लगता है कि अगर आपने कोई बिजनेस प्रॉपर्टी को बेच दिया तो उसके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, आप कौन सा टैक्स पढ़ रहे हैं बेटा? यूएसए का टैक्स पढ़ रहे हैं। तो डेप्रिशिएबल प्रॉपर्टी, अब इस प्रॉपर्टी, इसके ऊपर लॉजिक क्या है सर? बेटा ये लॉजिक ये है कि कैपिटल गेन ज्यादातर इन्वेस्टमेंट के ऊपर लगता है, और ये आपने इन्वेस्टमेंट किया है और उसके ऊपर आप ऑलरेडी डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं, तो जो प्रॉपर्टी की कॉस्ट है, जैसे आपके पास सपोज दैट $1000 की प्रॉपर्टी है, 10 ईयर उसकी लाइफ है, तो $1000 डिवाइडेड बाई 10, अभी एक अमाउंट लिया, $100 को हर साल आप क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देंगे, तो वो ऑलरेडी उसके एक्सपेंडिचर को आप क्लेम कर रहे हैं। तो दैट्स वाई उन्होंने क्या बोला। और वैसे भी ध्यान रखिए, हम जो यूएस टैक्सेशन पढ़ रहे हैं इट्स ओनली ऑन रूल बेस्ड। तो जब डेफिनेशन में स्पेसिफिकली बोल दिया गया कि अगर कोई डेप्रिशिएबल प्रॉपर्टी है तो उसको ट्रेड और बिजनेस में अगर आप यूज करते हैं और उसके ऊपर डेप्रिशिएशन क्लेम करते हैं, तब भी आप उसको कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में कंसीडर नहीं करेंगे। अनदर है पेटेंट, आपके पास कोई फॉर्मूला है, कोई म्यूजिकल राइट्स है, तो स्पेसिफिकली बोला गया है कि अगर आपने अपने पर्सनल एफर्ट से इसको क्रिएट किया है, आप म्यूजिक कंपोजर हो सकते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपने बनाई, तो इसको कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन से बाहर किया गया। चलिए मुझे बताइए, गुडविल, अभी मैंने एक वर्ड यूज कर लिया, इंटेंजिबल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, क्या गुडविल भी कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन से बाहर होगी क्या? यहां कई लोग है ना, इस पैरा को पढ़ के गुडविल सोच लेते हैं, गुडविल नहीं, पेटेंट। और पेटेंट एक इंटेंजिबल एसेट्स जरूर है, बट गुडविल एक अलग कॉन्सेप्ट है।
तो ध्यान रखिए, मैं आपको स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूं कि गुडविल इज ए कैपिटल एसेट्स। अभी गुडविल के ऊपर और डिटेल में डिस्कशन करने वाले, लेकिन ध्यान रखिए रूल में स्पेसिफाई किया गया है सर, पेटेंट, किसी प्रकार का कोई फॉर्मूला, कॉपीराइट, लिटरेसी, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक कंपोजिशन, किसी भी प्रकार का जो आपने अपने सेल्फ एफर्ट से क्रिएट किया हो, इट विल नॉट कंसीडर कैपिटल एसेट्स। इसको कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन से बाहर किया गया है, और जब इसको एक्सक्लूड किया गया है तो कंसीडर नहीं करेंगे। आगे अकाउंट रिसीवेबल्स। सर मैं किसी को गुड्स बेचता हूं, कोई सर्विस प्रोवाइड करता हूं और मेरी बुक्स में करंट एसेट अराइज हो जाती है, तो ये करंट एसेट्स है, कैपिटल एसेट्स नहीं है। इसको भी कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में कंसीडर नहीं किया गया। नहीं किया गया तो रूल में लिखा है तो नहीं कर। एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, ये थोड़े से याद करने वाला है। गवर्नमेंट पब्लिकेशन, यूएस गवर्नमेंट के कोई नोटिफिकेशंस हैं, कोई पब्लिकेशंस हैं, कोई आर्टिकल है, कोई लिटरेचर, उसको आपने खरीद लिया, उसको भी यहां पर मना किया गया। तो सर ये डेफिनेशन में एक्सक्लूड में ये स्पेसिफिक है, मतलब इसके अलावा जो भी एसेट होगी वो कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में है। तो यहां पर मैंने नीचे मेंशन करके दिया गया, प्रॉपर्टी हेल्ड ईदर फॉर पर्सनल यूज और फॉर प्रोडक्शन ऑफ इनकम। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड ध्यान रखिए, पर्सनल यूज। सर आपने यहां पे पर्सनल यूज वर्ड को हाईलाइट करवा दिया। चाहे पर्सनल यूज के लिए करें, चाहे इन्वेस्टमेंट के लिए करें, आप उसको कैपिटल एसेट्स मानेंगे। बट डीलर प्रॉपर्टी इज नॉट डीलर प्रॉपर्टी। जैसे अभी मैंने आपको रियल एस्टेट का एग्जांपल दिया कि हम खरीदते बेचते हैं, कोई ब्रोकर है उसके पास, वो उसकी तो ब्रोकर कमीशन होगी ना, वो तो प्रॉपर्टी में आपको डील करवा रहा है, तो उसको हम कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में कंसीडर। तो सर हमें ये ध्यान रखना है, अच्छा मेरे पास ये लैपटॉप है या कंप्यूटर है, बताइए ये मेरी, ये फर्नीचर है, ये मेरी कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में फॉल होगा कि नहीं होगा? दिस इज कैपिटल एसेट्स और नॉट? यस सर, ये कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में आ जाएगा। दिस इज द दिस कवर अंडर द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, क्योंकि हमने यहां पर एक वर्ड यूज कर लिया पर्सनल यूज। तो जितनी भी पर्सनल यूज की प्रॉपर्टी है वो भी कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में। ये बात भी इंडियन एक्ट में थोड़ी सी डिफरेंट है, पर्सनल यूज की प्रॉपर्टी को वो। तो सर ज्वेलरी, अगर मान के चलो मेरे पास कोई ज्वेलरी है, ये क्या वो मेरी कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में आएगा कि नहीं आएगा? यस सर, इट इज अंडर द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल। तो ये सब कैपिटल एसेट्स है। तो कैपिटल एसेट्स के सारे एग्जांपल के लिए मैंने आपको नोट्स में दे दिए, पर्सनल होम्स, फर्नीचर, ऑटोमोबाइल, स्टॉक, बॉन्ड। अब मैं आपसे पूछता हूं डेरिवेटिव्स, अब आपको थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चंस देने पड़ेंगे ना। डेरिवेटिव्स कैपिटल एसेट्स होगा कि नहीं होगा? क्योंकि एग्जाम में अगर डेरिवेटिव्स आ गया तो क्या करोगे? कितनों को पता है डेरिवेटिव्स वर्ड क्या है? ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आपके पास पड़ा हुआ है। बेटा ये कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में नहीं, क्योंकि हमने क्या बोला, जिसका हमारे पास पोजीशन वहां पे स्टॉक, बॉन्ड, लेकिन कोई डेरिवेटिव्स वर्ड नहीं लिखा है मैंने, तो उसको हम यहां पर कंसीडर नहीं करेंगे। डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो आप देखिए, हमने ऑटोमोबाइल, स्टॉक, बॉन्ड, कमोडिटीज, पार्टनरशिप इंटरेस्ट आपके लिए एक नया वर्ड होगा, ये वर्ड ध्यान रखना, भूल जाओगे आप आने वाले समय में, इसलिए इसको हाईलाइट कर दिया। पार्टनरशिप इंटरेस्ट मतलब मैंने, एक होता है पार्टनरशिप में प्रॉफिट इंटरेस्ट, और एक होता है कि पार्टनरशिप इंटरेस्ट मतलब जब आपने कोई कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया हो पार्टनरशिप फर्म में। तो ध्यान रखिए, इसको हम क्या करेंगे, डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट्स में कवर है। ध्यान रखना ये एक्सक्लूड की लिस्ट नहीं है, नहीं तो पता चले आप एक्सक्लूड की लिस्ट सोच रहे हो। यहां केवल एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एसेट, ये सारी की सारी क्या है, कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में आ जाती है। फिर हमने नीचे कलेक्शंस, कलेक्टेबल्स का नाम लिखा है, जैसे पेटेंट्स है, उसके बाद उसके नीचे वर्क ऑफ आर्ट है, मेटल्स है, जेम्स है, कॉइन्स है,
तो ये सारे के सारे क्या हैं, आपकी कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में आ जाते हैं। तो हमें सर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं हमेशा क्रक्स आपको बताता हूं, 3-4 बातें ध्यान रखिए। सर अगर किसी प्रॉपर्टी के ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं डेफिनेशन से बाहर, डेप्रिशिएबल प्रॉपर्टी को कंसीडर नहीं करेंगे पहली चीज। सर ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें हम ट्रेडिंग करते हैं, खरीदते बेचते हैं, उसको भी कंसीडर नहीं करेंगे, कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में कवर नहीं करेंगे। अब एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर एग्रीकल्चर लैंड, और ये पूछने वाले स्टूडेंट है सन्यम खंडेलवाल, सीए फाइनल के स्टूडेंट हैं। तो वो बेटा सीए फाइनल की डेफिनेशन में ना एग्रीकल्चर वो लिमिट, इतनी लिमिट, यहां ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहां पर इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो एग्रीकल्चर लैंड हो चाहे किसी भी प्रकार का लैंड हो, और कलेक्टेबल्स में बहुत सारे ऐसे नाम लिखे हुए हैं, पुराने जमाने के पत्थर, रग्स, तो जो भी आर्टिस्टिक चीजें, अब उनके नाम जेम्स, मेटल्स, उनको क्या क्या बोलते हैं, जितने भी ये सारी चीजें हैं जो हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस रखती है, वो भी कैपिटल गेन, कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में कवर होती है। तो आपका क्वेश्चन संयम बेटा, वो एग्रीकल्चर लैंड हो चाहे नॉन एग्रीकल्चर लैंड हो, ऐसा यूएस के टैक्स लॉ में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको हम क्या करेंगे, कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में कवर करेंगे। अब अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, गुडविल। इसके ऊपर मैं कुछ स्पेसिफिक आपको समझाने जा रहा हूं, लिटिल ट्रिकी, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। अच्छा, कितनों को पता है गुडविल एक सेल्फ जनरेटेड होती है, इंटरनली जनरेटेड होती है, और एक होती है परचेस गुडविल? क्या किसी को पता परचेस गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल किस प्रकार से होती है? जैसे आज मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है AKPIS, इसकी गुडविल है, ये परचेस है या सेल्फ जनरेटेड है? ये सेल्फ जनरेटेड है या परचेस है? सर ये सेल्फ जनरेटेड, ओवर द पीरियड 7-8 साल 10 साल मैंने इस टीचिंग फील्ड में काम किया, तो अब मेरा कहीं ना कहीं नाम बन गया है। तो मैं आज अगर किसी और को बोलूं कि यार हमारी फ्रेंचाइजीज ले लो, तो वो तो एक, अगर मैं अपने बिजनेस को बेचना चाहूं, इस नाम को सेल करना चाहूं, तो ये सेल्फ जनरेटेड। लेकिन मैं किसी और के बिजनेस को खरीद लूं, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को, या हम किसी वेल नोन ब्रांड को खरीद लें, वो क्या है, परचेस गुडविल है। तो जब कभी भी बेटा क्वेश्चन करने जाओगे तो आपको देखना पड़ेगा कि गुडविल कौन सी थी, इसलिए दोनों तरफ से मैंने ग्रीन और ब्लैक में मेंशन किया। गुडविल इज ए कैपिटल एसेट्स व्हेन जनरेटेड विद इन द बिजनेस। मतलब आप अगर खुद सेल्फ जनरेट करते हैं और आपने उसको लेट से 30 लाख में सेल कर दिया, तो 30 लाख आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल गेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ जनरेटेड गुडविल के ऊपर कैपिटल गेन लगता है, लेकिन अक्वायर्ड विद द परचेज of a trade or business is a amortizable intangible assets under section 197। ये बहुत टेक्निकल सेक्शन है, याद रखो बेटा इसको। सर ये परचेज गुडविल कैसे होता है? जैसे बिजनेस कॉम्बिनेशन होते हैं, ये सोचो मिस्टर ए है, ये ए बी के बिजनेस को एक्वायर कर ले, और इसकी एसेट 100 रुपए की है और हम 120 पे करें, तो ये 20 जो आप पे कर रहे हो, ये क्या है, बिजनेस कॉम्बिनेशन वाली गुडविल है, तो ये परचेज गुडविल है। तो इस परचेज गुडविल को आप ट्रीटमेंट अलग देंगे, इसके लिए एक सेक्शन हम पढ़ेंगे 197, ये हाईलाइट किया ग्रीन में, आप जब नोट्स में पढ़ेंगे तो इस विशेष तौर पर ध्यान देना इसको। और इसके ऊपर एक सेक्शन एप्लीकेबल होगा, सेक्शन 1231 एसेट। क्या बोल रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट और टेक्निकल सेक्शन है, मतलब एग्जाम में इसके ऊपर अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। तो सर अब हमारे दिमाग में दो चीजें आ गई, यहां मैंने एक चार्ट बनाया है बेटा, ये जो नोट्स आपको मिल रहे हैं ना, ये बहुत आपको पूरे इंटायर इनरोल्ड एजेंट में मिलने वाले हैं। ये मान के चलिए कि आपने केवल इसको पढ़ लिया, और ये जो बीच बीच में मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया 197, ये एमसीक्यू है, एग्जाम में सीधे आएगा क्वेश्चन, परचेज गुडविल विल इट कंसीडर एज ए कैपिटल एसेट्स। तो ध्यान रखिए, साफ बोला गया है कि इसको हम 197 की एसेट्स मानते हो, ये दोनों सेक्शन को मैंने मर्ज करके लिख दिया एक साथ, 197 प्लस 1231 एक एसेट होती है। तो ध्यान रखिए कि अगर आपने कोई गुडविल परचेस करी,
तो उसको हम अमोर्टाइज करेंगे। मतलब आपने अगर 100 रुपए की गुडविल पे करी, 10 साल में आप उसको क्या कर देंगे, हर साल 10 रुपीज को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज ए एक्सपेंडिचर क्लेम कर लेंगे। तो इस एसेट्स का नाम है 1231 एसेट। बहुत टेक्निकल सेक्शन है। तो एक चार्ट बना हुआ आपको देखने को मिल रहा है, इंटरनली जनरेटेड वर्सेस परचेज्ड। ठीक है सर, एक सेकेंड, कुछ स्टूडेंट जुड़ रहे हैं। तो सर अगर गुडविल को हम इंटरनली जनरेट करते हैं तो कैपिटल एसेट्स हैं और कैपिटल ट्रीटमेंट देंगे, लेकिन अगर वो परचेज है तो इस सेक्शन याद रखना 1231 और इसके ऊपर 197 में अमोर्टाइजेशन हो जाएगा। तो अमोर्टाइजेशन बेटा कहां पर क्लेम करते हैं, जरा फटाफट लिखो, अमोर्टाइजेशन कहां पर होगा क्लेम। अमोर्टाइजेशन मींस सर आप उसको एज ए बिजनेस एक्सपेंडिचर क्या कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, मतलब आप ओवर द पीरियड अपने बिजनेस एक्सपेंडिचर को क्लेम करें। तो इसको आप ऑर्डिनरी खर्चा मान सकते हैं। अब सर आप बार बार बोल रहे थे 1231 गेन क्या होता है, तो यहां ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, ब्रीफ। अब देखिए, आप एक बार ध्यान से डेफिनेशन पढ़िए। सेक्शन 1231 प्रॉपर्टी, मतलब एग्जाम में आपको सीधे ये सेक्शन देखने को मिलेगा। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं 197 प्लस, ये दोनों को कंबाइंड में पढ़ना। ये जो सेक्शन है कंबाइंड में पढ़ा जाता है। A type of property defined by section 1231 of the US Internal Revenue Code IRC is real or depreciable business property held for more than 1 year. Very very important. कि अगर वो रियल प्रॉपर्टी है, रियल प्रॉपर्टी लाइक बिल्डिंग हो सकती है सर, और डेप्रिशिएबल प्रॉपर्टी क्या हो सकती है सर, हमारे पास कोई मशीनरी हो सकती है। अगर वो 1 साल से ज्यादा समय के लिए होल्ड की जाती है तो उसको सेक्शन 1231 प्रॉपर्टी बोलते हैं। बस इतना याद रखना है। तो ऊपर उन्होंने एक वर्ड लिखा कि आप कभी भूल मत जाना, गुडविल भी अंडर सेक्शन 1231 आ सकती है अगर वो परचेज की गई है, अदरवाइज नहीं आएगी। तो आने वाले समय में आप पता चले स्किप हो जाए एमसीक्यू करते समय, तो क्वेश्चन में ध्यान से देखना वो सेल्फ जनरेटेड है या परचेज है। और अगर वो परचेज है तो सेक्शन 1231 बोलता हर ऐसी प्रॉपर्टी को जिसको आप बिजनेस में 1 साल से ज्यादा के लिए होल्ड करते हैं उसके ऊपर हम कैपिटल गेन नहीं लगा सकते। तो सेक्शन 1231 की प्रॉपर्टी के ऊपर कैपिटल गेन नहीं लगता। याद रहेगा ये बात कि सर सेक्शन 1231 की प्रॉपर्टी के ऊपर कैपिटल गेन नहीं लगता। इसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मेंशन करके दे दी। मशीनरी, लैंड, नेचुरल रिसोर्सेस, क्रॉप्स, कैटल्स, लाइव स्टॉक, लीज होल्ड दैट आर लीस्ट एटलीस्ट 1 year old। लेकिन नीचे एक बात लिखी है, सेक्शन 1231 प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड पोल्ट्री एंड सर्टेन अदर एनिमल्स। बताइए क्यों नहीं ये होगा, पोल्ट्री और एनिमल्स को क्यों कंसीडर नहीं किया गया? लॉजिक बेटा, ये स्टॉक इन ट्रेड है। ये क्या है आपका? स्टॉक इन ट्रेड। तो ये ध्यान रखिए, सर्टेन अदर एनिमल्स, पेटेंट, इन्वेंटरी सच एज गुड्स हेल्ड फॉर कस्टमर को अगर आप बेचने के लिए कोई होल्ड करते हो तो वो सेक्शन 123। तो आप बड़े अक्षरों में ये ध्यान रखना, जो मैंने ऊपर ही लिख दिया है ये वाली लाइन, इसको बहुत ध्यान से समझना। क्या याद रखेंगे सर? अगर एग्जाम में सेक्शन 1231 प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं लगेगा, ये याद रखना। कैपिटल गेन नहीं लगेगा सर, बेच देंगे तो क्या होगा फिर? ऑर्डिनरी इनकम लगेगी। बिजनेस इनकम के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जब ये सेक्शन 1231 आएगा तो इसके साथ में हम 2-3 सेक्शन और पढ़ेंगे, सेक्शन 1250 एंड ऑल, रिकैप्चर एंड ऑल, बहुत सारी चीजों को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम क्योंकि कैपिटल गेन पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में ये सारी चीजें मैंने बिठाई। अब आप 3 प्रकार की कैटेगरी देख रहे हैं कि आपने सर इन्वेस्टमेंट किया,
और आपने इन्वेस्टमेंट किया कंपनी की सिक्योरिटीज में, स्टॉक, बॉन्ड और कमोडिटीज। आपके सामने स्क्रीन पे आपको 3 प्रकार के पर्सन दिख रहे होंगे, इन्वेस्टर, डीलर और ट्रेडर। चलिए आपको लॉजिक से बताना है किनको कैपिटल गेन देना चाहिए, किन किन को देना चाहिए, किसी को नहीं देना चाहिए, किसी एक को देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, और तीनों में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, और जिसको नहीं देना चाहिए थोड़ा सोच के बताना। चलिए, गोविंदा जोशी, सन्नी हमने ठीक लिखा है, अंकुर गोयल भी ठीक है, बाकी सब क्या सोच रहे हैं? आंसर तो देना पड़ेगा ना। सर सबसे पहले तो डीलर को समझाइए, डीलर क्या होता है। आपने स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर समझे, देखे नहीं ब्रोकर, तो डीलर मतलब ब्रोकर समझो कि आपने किसी और के लिए शेयर्स को होल्ड कर रखा है, जैसे डिपॉजिटरीज होते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, किसी और के बिहाफ पर सेल कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उसको बोलते हैं डीलर। तो इनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, कैपिटल गेन इनके ऊपर नहीं, क्योंकि इनके लिए वो कैपिटल ही नहीं है। बताइए इनके लिए क्या इनकम होती होगी, इनको कौन सी इनकम के ऊपर टैक्स देना है? लॉजिक सिंपल है। सर इनको तो कमीशन मिलती होगी, तो ये कमीशन पे देंगे, तो डीलर भाई साहब को टैक्स नहीं देना, कैपिटल एसेट होगा ही नहीं उनके लिए। सर इन्वेस्टर, इन्वेस्टर जैसे मैं एक इन्वेस्टर हो सकता हूं, मेरे पास यूएस में यूएस कंपनीज के शेयर्स पड़े हो सकते हैं, अगर मैं उनको बेच रहा हूं, उनमें इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो मैं इन्वेस्टर हूं, मुझे टैक्स देना पड़ेगा। ट्रेडर एक अलग कंसेप्ट है। ट्रेडर मतलब, अभी डेफिनेशन आएगी पूरी, डिटेल में हमने डेफिनेशन को स्पेसिफाई किया है, बट फिर भी आप अपने लॉजिक से सोचिए, ऐसे पर्सन जो डेली ट्रेड करते हैं, रोज सुबह उठ के 9:30 बजे, अब अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्या टाइम होता है एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, जो मॉर्निंग में उठकर खरीदते बेचते हैं, डेली क्या करते हैं, डेली जिनका बिजनेस है, जिनका बिजनेस ही क्या है, शेयर, मतलब प्रॉफिट गेन कमाना है, रेगुलरली और फ्रीक्वेंटली अगर अपने शेयर्स को खरीद के बेच रहे हैं, तो भी इनके लिए वो कैपिटल एसेट्स नहीं है। वो क्या है सर इनके लिए? स्टॉक। तो स्टॉक के ऊपर क्या लगता है, कैपिटल गेन नहीं लगता, तो उनके लिए भी कैपिटल एसेट्स नहीं लगेगा। अब यहां पर एक एक डेफिनेशन को समझाया गया है। डीलर्स, तो सर बुक की लैंग्वेज पढ़ लें, स्टॉक, बॉन्ड, कमोडिटी आर कैपिटल एसेट्स फॉर इन्वेस्टर एंड ट्रेडर्स बट नॉट डीलर्स। डीलर होल्ड एसेट्स प्राइमरली फॉर सेल टू कस्टमर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ हिज और हर ट्रेड और बिजनेस। तो आप किसी और के लिए प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हाँ, जो इंट्राडे करते हैं, बिल्कुल ऐसा कह लीजिए। अब एक वर्ड इन्होंने लिख दिया इंट्राडे, जरूरी नहीं कि इंट्राडे करना जरूरी है। अगर मैं यहां पर सिंप्लीफाई वर्ड में बोल दूं कि जो इंट्राडे कर देते हैं, तो वो आप डेफिनेशन पकड़ के बैठ जाओगे। सर आज इंट्राडे नहीं किया, मार्केट गिर गया था, सुबह खरीदा था, तो हमने डिलीवरी ले ली, क्या दिक्कत? तो क्या मैं यहाँ पर इन्वेस्टर बन जाऊंगा? यार मैंने सुबह खरीदा, 10 बजे में टर्मिनल उठाया, मैंने इन्फोसिस के शेयर देखे, इन्फोसिस का शेयर 1100 रुपये था, खरीद लिया मैंने, बोले मैं शाम तक उसको 1150 जाएगा, बेच दूंगा। अब शाम को तो वो 1090 हो गया, तो मैंने उसकी डिलीवरी ले ली पेमेंट करके। या पौने 4 बजे, 3 साढ़े 3 बजे जब मार्केट बंद होता है, उसके पहले 5 मिनट पहले मैंने उसको कैश में कन्वर्ट कर लिया, तो क्या हुआ? मैं यहाँ पे इन्वेस्टर बन गया क्या? नहीं, स्टिल मैं यहाँ पर क्या हूँ, ट्रेडर हूँ। तो डीलर का मतलब क्या होता है, जो किसी दूसरे के लिए शेयर्स होल्ड करता है, जो कि ऑर्डिनरी कोर्स में, तो उसको कभी भी यहाँ पर कैपिटल एसेट्स नहीं माना जाए। लेकिन मैंने नीचे एक बात लिख दी है, ए डीलर में एग्जाम में पूछा जाएगा ना ये क्वेश्चन, इसीलिए ये हाईलाइट कर लेना, मैं वैसे कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट लाइन। अगर एक डीलर आइडेंटिफाई कर लेता है पर्टिकुलर एसेट्स एज ए हेल्ड फॉर इन्वेस्टमेंट बाय द क्लोज ऑफ द बिजनेस डे ऑफ एक्विजिशन, अब डीलर को भी तो लग सकता है, वो भी तो अपने लिए ओन अकाउंट में शेयर खरीद सकता है।
तो सर मैंने क्या करा, अब एक स्टूडेंट लिख रहे सर जैसे काफी लोग सोशल मीडिया पर पेजेस, हाँ, कि ट्रेडिंग रिलेटेड, तो जो आप खरीदते बेचते हैं तब आप क्या हो गए, इन्वेस्टर नहीं हुए ना डीलर हुए, तब आप ट्रेडर हो गए। तो ध्यान रखिए, अगर डीलर ने अपने लिए ओन अकाउंट कोई शेयर खरीद लिए, हाँ बिल्कुल अंकुर सही लिख रहे हो, इंटेंशन एट द टाइम ऑफ परचेज क्या है ये डिपेंड करेगा। तो डीलर ने अगर अपने लिए खरीद लिए तो वो कैपिटल एसेट बन जाएगी। तो एमसीक्यू करते समय ध्यान रखना, ये जो लाइन मैंने हाईलाइट करी है रेड रेड अक्षर में, डीलर में आइडेंटिफाई पर्टिकुलर एसेट्स एज हेल्ड फॉर इन्वेस्टमेंट बाय द क्लोज ऑफ द बिजनेस डे ऑफ एक्विजिशन, सच एसेट्स आर कैपिटल। और ट्रेडर कौन होता है, ए ट्रेडर बाय सेल्स एसेट फॉर हिज और ओन अकाउंट, दे आर कैपिटल एसेट्स इन दे आर नॉट कंसीडर हेल्ड फॉर सेल टू कस्टमर। तो ट्रेडर को भले ही कैपिटल एसेट्स मानेंगे, लेकिन उसको यहां पर टैक्स जो देना पड़ेगा वो ऑर्डिनरी इनकम का टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, उसका मेन बिजनेस एक्टिविटीज में भी नीचे स्पेसिफाई किया है मैंने। सो ट्रेडर के लिए डेफिनेशन दी, कुछ क्राइटेरियाज हैं सर। टू बी एंगेज इन ए बिजनेस एज ए ट्रेडर इन द सिक्योरिटीज ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी मीट। पहली कंडीशन, टैक्स पेयर मस्ट सीक प्रॉफिट फ्रॉम डेली मार्केट मूवमेंट, जो आपने इंट्राडे वर्ड बोला ना उसको यहां पे लिखा है, profit from daily market movement in the price of the security and not from the dividend interest or capital appreciation. Very very important कि आपका इंटेंशन यहाँ पे डिविडेंड के रूप में अर्न करना नहीं है, इंटरेस्ट और कैपिटल एप्रिसिएशन, आप तो जो दिन भर में मूवमेंट हो जाता है उसमें ही आप क्या करना चाहते हो, और ये आपकी एक सब्सटेंशियल एक्टिविटीज है, कंटिन्यू रेगुलर है सर, कंटिन्यू रेगुलरली ही आप ये काम करते हो। तो अगर ये आप काम करते हो तब आप क्या कंसीडर कर लिए जाओगे, ट्रेडर कंसीडर कर लिए जाओगे, तब आप इन्वेस्टर कंसीडर नहीं किए जाओगे। तो इन्वेस्टर को ही क्या करना है, बाय एंड सेल सिक्योरिटी, एक्सपेक्ट इनकम फ्रॉम डिविडेंड इंटरेस्ट कैपिटल एप्रिसिएशन, दे बाय एंड सेल दी सिक्योरिटी, होल्ड एंड देन पर्सनल इन्वेस्टमेंट। तो इनको हम क्या करते हैं, ये बिजनेस नहीं करते हैं। तो डेफिनेशन बहुत सिंपल थी सर, इन्वेस्टर, ट्रेडर और डीलर, तो तीनों के लिए टैक्स के ट्रीटमेंट अलग अलग, ये आपको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना। क्या स्टूडेंट लिख रहे सर अगर मैं बस टेम्पररी ट्रेड कर रहा हूं बस, फिर बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। अब जैसे मेरा काम टीचिंग है, मैंने सोचा यार अपन स्टॉक, अपन बहुत सारा यूएससीएमए भी पढ़ाते हैं, यूएससीपीए भी पढ़ाते हैं, और अपने को फाइनेंस का थोड़ा सा अच्छा नॉलेज है ऐसा लगता है अपने को, और अपन ने थोड़ा सा किताबें पढ़ ली यूएस की, वहां पे ट्रेडिंग कैसे होती है। और अचानक एक दिन ख्याल आया कि एक काम करते हैं, आज अपन इंट्राडे करते हैं, सुबह शेयर खरीद के प्राइस मूवमेंट पे कर लिया। बताइए, यू आर इन्वेस्टर, यू आर ट्रेडर और यू आर डीलर, बताइए क्या माने, अपने आप को इन्वेस्टर मान लो या ट्रेडर मान लो, डीलर तो नहीं हो, दोनों में से एक चीज मान सकते हो। सर इन्वेस्टर मान लिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूछो क्यों, क्योंकि आज ही खरीद के आज ही बेच दिया तो कौन सा कैपिटल गेन लगेगा, एसटीसी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और मुझे बताइए, अगर मेरा ये गेन कैपिटल गेन भी मान लिया जाए और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी मेरा मान लिया जाए, तो भी टैक्स कौन सा देना है मुझे एज ए इंडिविजुअल, ऑर्डिनरी इनकम। और पहली बात, मैं यहां पर ट्रेडर नहीं हूं लॉजिक से अगर देखा जाए तो, क्योंकि उसमें ऊपर लिखा फ्रीक्वेंटली अगर मैं ये काम करता हूं तो मेरे लिए ये कैपिटल गेन होगा, मैं इन्वेस्टर ही मानूंगा, बिकॉज मैं कैजुअली आया हूं। अब आप बोलोगे नहीं सर हम तो इंटरेस्ट और डिविडेंड तो अर्न करना ही नहीं चाहते थे, यार ये ना एक सब्जेक्टिव मैटर्स होते हैं, ऐसे मैटर में ओपिनियन बेस्ड होते हैं। अब आप अपने टैक्स ऑफिसर के पास जाओगे, वो बोलेगा कि यार ये जो आपने आज दिन भर में ट्रेडिंग करी है तो कैपिटल लॉस मानूं या बिजनेस लॉस मानूं, क्योंकि ना लॉस सेट ऑफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये। तो आने वाले समय में आप पढ़ेंगे अभी एनओएल कि भैया हम इसको कैपिटल लॉस माने या बिजनेस लॉस माने, तो जिसमें आपको बेनिफिट हो रहा वो मानोगे आप। बट मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊं, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा, बिकॉज दिस इज नॉट योर फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग एक्टिविटीज, ये आपकी कैजुअल एक्टिविटीज है। तो इसको हम क्या करेंगे, कैपिटल गेन की डेफिनेशन में कवर कर लेंगे।
तो ऐसी चीजें ना, आपने जो पोजीशन ले ली, इनकम टैक्स ऑफिसर अलग पोजीशन ले रहा, तो फिर इसके ऊपर डिस्कशन होता है। तभी तो रिप्रेजेंटेशन आप पढ़ते हैं टैक्सेशन में, कि जो इनरोल्ड एजेंट हैं या यूएससीपीए हैं, वो टैक्स ऑफिसर के सामने क्लाइंट का केस रखते हैं और वहां डिस्कशन होता है कि इसको क्या माना जाए, क्या इंटेंशन था आपका। ये सारी चीजें प्रैक्टिकल मैटर के ऊपर डिपेंड करती, पर लॉ में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि अचानक आप नींद खुली बोले चलो आज ट्रेडिंग करते हैं। ऐसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन के आंसर बुक में नहीं लिखे होते, तो ऐसे तो फिर बुक भरा जाएगी, बहुत सारी सिचुएशन आ जाएगी, तो ये आपको ध्यान रखना। इस पैराग्राफ को भी आप देख लो, बहुत काम आएगा, थोड़ा अच्छे से देख लो। आने वाले समय में अगले लेक्चर, जो कल का लेक्चर होगा, उसमें आपको कंफ्यूजन इसी से हो जाएगा। इसीलिए तो आप सभी को एक टैक्स की रेट पहले से बता रखी है मैंने। क्या बता रखी है सर टैक्स की रेट? कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उसके ऊपर इंडिविजुअल क्या करता है, ऑर्डिनरी इनकम से टैक्स देता है। ये हम आप बहुत बार इसको पढ़ चुके हैं, मैं बार बार रिपीट करता रहता हूं, बिकॉज न्यू स्टूडेंट्स आते हैं तो वो कंफ्यूज ना हो जाए। तो ध्यान रखिए, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की डेफिनेशन सर आप बता चुके हैं कि अगर आप एसेट्स को मोर देन 1 ईयर होल्ड करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और अगर लेस देन 1 ईयर होल्ड करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म। प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। लेकिन देखिए यहां पर एक कॉन्सेप्ट लिखा है फॉर इंडिविजुअल, नेट कैपिटल गेन का कॉन्सेप्ट लिखा है। किसका कॉन्सेप्ट लिखा है सर? नेट कैपिटल गेन। इज एक्सेस ऑफ ओवर नेट एसटीसीएल, नेट शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। आप एक कमाल की बात देख रहे होंगे कि जो कैपिटल गेन है, जो सीजी है हमारा कैपिटल गेन, वो हम सेटअप कर पा रहे हैं लॉन्ग टर्म को एसटीसीएल से सेटअप कर पा रहे हैं सर। मतलब आपने एक लॉन्ग टर्म एसेट होल्ड कर रखी थी 1 साल से ज्यादा के लिए, उसमें आपको प्रॉफिट हो गया, और एक शॉर्ट टर्म उसमें आपको लॉस हो गया। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से हम शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को सेटअप कर रहे हैं, और इसको हम बोल रहे हैं नेट एलटीसीजी। और नीचे की लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मैं आपको एग्जांपल देके पूछूंगा। आप नीचे की लाइन पढ़ो जरा पहले, मैं जब तक इसको रेज कर लूं। अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूं मैं, सर एक हमारे पास है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10,000 का, और एक है लॉस, शॉर्ट टर्म है वो 3,000 का। तो ये तो आपको 7,000 इजीली समझ में आ गया सर, ये हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। ये 7,000 हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन लास्ट लाइन क्या लिखी है? नेट एसटीजी एसटीसीजी इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेट कैपिटल गेन। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? मतलब सर मेरे को है ना 2 प्रकार की सिक्योरिटीज थी मेरे पास, दोनों में एक में शॉर्ट टर्म 1,000 का प्रॉफिट हो गया, और ये 2,000 का लॉस हो गया। ये शॉर्ट टर्म है दोनों, तो नेट लॉस मेरा 1,000 है। ये तो नेट है। ऊपर देखिए क्या लिखा, नेट एसटीसीजी इज नॉट इंक्लूडेड इन दी नेट कैपिटल गेन। क्यों नहीं, कौन बता सकता है? सर अगर आपके पास नेट एसटीसीजी बचेगा ना, तो वो तो वैसे भी ऑर्डिनरी इनकम के ऊपर जितना टैक्स लगता वो लगेगा। अभी बताया, नेट एसटीसीजी इज नॉट इंक्लूडेड इन नेट कैपिटल गेन। कि सर शॉर्ट टर्म एसटीसीजी मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो अगर आपके पास नेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, एक जगह ये लिखा ना, देखो नेट एसटीसीजी का मतलब भी बताया मैंने, ये आप नीचे देखिए ये लिखा हुआ है, नेट एसटीसीजी कैसे आता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माइनस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। तो ये इसके ऊपर अगर ये नेट बचेगा तो इसके ऊपर ऑर्डिनरी इनकम के ऊपर टैक्स का रेट अलग है। सर आप यहां पर एक टैक्स का रेट क्यों नहीं बता दे रहे, ऑर्डिनरी रेट? आपको पता है ना इस बात का आंसर मैं क्यों नहीं बोल रहा हूं एक इनकम टैक्स का रेट? पता है ना कि सर आप एक टैक्स की रेट क्यों नहीं बता रहे, 10%, 12%, 15%?
ऑर्डिनरी इनकम के ऊपर 10-12%, 15% ऐसा कोई रेट नहीं है, ये सब पता है ना आपको, डे वन से आपने पढ़ा हुआ प्रूफ, बहुत सारे रेट्स पढ़े हुए हैं, बहुत सारे रेट्स है, मेरिट फाइलिंग ज्वाइंटली, मेरिट फाइलिंग सेपरेटली, इंडिविजुअल, कहाँ कहाँ याद रखोगे। पर इतना पता होना चाहिए कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर वो स्लैब लगते हैं सर, वो जो आप पढ़ा चुके हो मैं पहले। बट नेट शॉर्ट टर्म कैपिटल मे बी ऑफसेट बाई नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। मतलब सर अगर हमारे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस गेन है तो उससे हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को भी सेटअप कर सकते हैं, ये बात भी ध्यान रखना है। मतलब सर आप एक नटशेल में एक ही बात कह दो कि किसी भी प्रकार का गेन लॉस हो, चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, आपस में सेट हो जाते हैं, सीधी बात खत्म। सर मैंने 10,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया, 5,000 का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ, सेटअप कर दो। सर 10,000 का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस इनकम थी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, सेटअप कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इतना याद रख लो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर ऑर्डिनरी इनकम लगती है और लॉन्ग टर्म के ऊपर रेट है, ये रेट है सारे। सर याद कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाओगे बेटा, देख लो, याद कर सकते हो तो मुझे बता दो। टैक्स फाइलिंग स्टेटस, लेकिन सर एक बात याद रख लेंगे कि 4 रेट हैं, 0, 15, 20, और एक और याद रख लेना, ये 25% और 28%। मतलब 4 रेट आपको याद रखना है। ये अभी आप पहली बार पढ़ रहे होगे, ये रेट अभी तक आपने नहीं देखे होंगे, प्रीवियस क्लासेस को अगर हम कंसीडर करें तो आपको अभी तक नहीं बताए थे, आगे बताऊंगा ना, अभी क्लासेस खत्म थोड़ी हो रही है, चलती रहेंगी ये तो। सर ये भी याद रख लें, 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 ये भी याद रख लें। लेकिन आने वाले समय में हम एक सेक्शन पढ़ाएंगे आपको 1250, और एक पढ़ाएंगे आपको सेक्शन 120। जब नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें सेक्शन 1231, सेक्शन 1250, सेक्शन 1202, तीनों को अलग अलग करके एक साथ समझा देंगे। और आपको ऑलरेडी भी समझा चुका हूं, अगर आप पिछले बैच में थे, एक मेरा यूट्यूब पे लेक्चर डाल के देख लेना, डला हुआ ऑलरेडी, सेक्शन 1231, 1250 डला हुआ ऑलरेडी, यूट्यूब पे डाला हुआ है। तो सर अब अपने दिमाग में एक पिक्चर क्लियर हो गई। इंडिविजुअल के लिए 5 रेट याद रखना है, 0, 15, 20, 25, 28। बाकी सब इनके चक्करों में नहीं पढ़ना है कि सिंगल है तो 0 to 41, 675, वो स्लैब रेट को याद नहीं रखना है, एग्जाम में नहीं पूछते बेटा। अनुभव और हर बच्चे से फीडबैक पूछता हूं, जब वो पास हो जाते, आज तक नहीं पूछे। अभी 4 दिन पहले यूएस सीपीए में लड़की पास हुई, 96 स्कोर किया उसने रेगुलेशन में। बोले सर कुछ भी याद करने का एग्जाम में नहीं है, अमेरिका की एग्जाम में याद करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। और क्लास में जो बच्चे बैठे हैं जिन्होंने भी पार्ट 3 पास किया हुआ है, गोविंदा जोशी हैं, पार्ट 2 वाले भी बैठे हुए पास किए हुए, तो आप खुद एक्सपीरियंस करके आए हुए कि सर याद तो करा ही नहीं था हमने, कुछ नहीं किया था तो याद करना भी नहीं। लेकिन कुछ इंटेलिजेंट क्वेश्चन याद रखने पड़ेंगे। मैक्सिमम रेट 0, 15, 20, 25, 28, ये याद करना है। और गोल्डन रूल ये याद करना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉर्पोरेशन, सर कॉर्पोरेशन क्यों नहीं पढ़ रहे अभी? फॉर कॉर्पोरेशन ऑल कैपिटल गेन आर टैक्सेड एट ए सिंगल रेट, जो कि हमने पढ़ा है 21%, और 23 में हो गया है वो 28%, एक सिंगल रेट। लेकिन कंपनी के बारे में बात नहीं करूंगा ये, क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज इनरोल्ड एजेंट के पार्ट 1 में कंपनी का ट्रीटमेंट नहीं पूछा जाता आपसे। पार्ट 2 इज ऑल अबाउट कॉर्पोरेशन। तो बहुत सारे स्टूडेंट पार्ट 2 पहले पढ़ लेते हैं, कई पार्ट 1 पहले पढ़ लेते हैं, कोई तो किसी भी पार्ट का किसी से कोई बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं है। बट मेरा ऑर्डर पार्ट 3, पार्ट 1 और पार्ट 2 क्यों है? पार्ट 3 इज इजी, यू कैन क्रैक विद इन 1 मंथ। पार्ट 1 विद इन यू कैन क्रैक विद इन 2 to 3 मंथ, 3 मंथ लगते हैं। और पार्ट 1 का 70% कोर्स पार्ट 2 में, ये कैपिटल गेन आप पढ़ोगे, बिजनेस डिडक्शन पढ़ोगे, एडजस्टमेंट्स पढ़ोगे, एनुअल पढ़ोगे, तो लॉट्स ऑफ थिंग्स जो इंडिविजुअल के एप्लीकेबल होती है वो कॉर्पोरेशन के ऊपर भी एप्लीकेबल होती है। तो ये जो हमारा सेगमेंट था, ये था कैपिटल एसेट्स के फंडामेंटल्स को कंसेप्ट। अभी मैंने आपको एक डे, इसके जब ये सीरीज शुरू हुई थी तो मैंने आपको एक स्लाइड शेयर की थी जिसके अंदर हमने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे थे। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में जो अगला सेगमेंट हमारा आएगा
वो बेसिकली आएगा NOL एंड उसका, कि कैसे हम लॉस को सेट ऑफ करते हैं।